Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Mind. This is the continuation lecture of 9th Standard History for ICSE students. And the chapter is chapter number 6, The Rise and the Growth of the Gupta Empire. And this is me presented by Zahir sir. Okay, so today we are going to study about Chandragupta II. राइट हम लोग ने चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ लिया या कहेंगे चंद्रगुप्त वन के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ लिया, अब आते हैं चंद्रगुप्त टू. ओके राइट, अब देखते हैं चंद्रगुप्त टू. चंद्रगुप्त टू एडी 380 टू 412, मतलब हम एनो डोमिनी में आ चुके हैं, आपको पता ही है. The reign of Chandragupta II saw the high watermark of the Gupta Empire. यहाँ पर reign का मतलब राज, रूल. जो रूल था चंद्रगुप्त टू का वो बहुत ही मतलब प्रॉस्परस था, सबसे पीक पे था. राइट, अब देखिए क्या लिखा है. लिखा है he extended the limits of the empire by marriage alliance and conquests. ठीक है, मतलब इन्होंने क्या किया, जो एम्पायर की जो बाउंड्रीज थी, ठीक है, उसको बढ़ाई. लेकिन कैसे बढ़ाई, तो कहेंगे शादी करके, लोगों से मैत्री संबंध बनाकर, दूसरे राजाओं से, राजा की बेटियों से शादी कर कर, राइट, अपना एक्सपेंशन किया, या फिर कहेंगे डायरेक्टली आक्रमण किया, कॉन्क्वेस्ट किया. ओके, अब यहां पर देखो, याद रखना, चंद्रगुप्त मैरिड हिज डॉटर प्रभावती विथ अ वाकाटक प्रिंस हु बिलोंग्ड टू द ब्राह्मण कास्ट एंड रूल्ड इन सेंट्रल इंडिया. ठीक है, राइट. तो याद रखिएगा कि सिर्फ शादी एक साइड से नहीं, दूसरे साइड में चंद्रगुप्त अपनी बेटी की शादी, प्रभावती जो है, उनकी शादी जो है किससे करवाते हैं, वाकाटक के प्रिंस जो थे उनके साथ, जो ब्राह्मण थे. राइट, लेकिन वो प्रिंस का डेथ हो जाता है, द प्रिंस डाइड एंड वाज सक्सीडेड बाय हिज यंग सन. सो प्रभावती बिकेम अ वर्चुअल रूलर. राइट, सो प्रभाव, इन शॉर्ट मतलब कहेंगे कि प्रभावती के हाथ में सारा के सारा राजपाट आ गया एक तरीके से. एज शोन बाय सम ऑफ हर land characters which betray the influence of Eastern Gupta writing. She managed the affairs of her kingdom with the help of an official sent by her father Chandragupta. ठीक है, मतलब इन शॉर्ट यहां पर कहा गया है कि कैसे पता लगता है हमको कि भाई वर्चुअल रूलर जो है प्रभावती बन गई थी. तो कहेंगे कि हमें मिलता है ये प्रूफ मिलता है, ये प्रमाण मिलता है कि चंद्रगुप्त ने क्या किया. चंद्रगुप्त ने अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को, अपने ऑफिशियल को भेजा कहां पर, प्रभावती के पास, और प्रभावती के हेल्प करके क्या करते थे, प्रभावती जो है वो सारा के सारा राजपाट या सारा के सारा अफेयर्स जो है वो संभालती थी. Thus, Chandragupta exercised indirect control over Wakatak kingdom in central India. This afforded a great advantage to him. Passing through this area, Chandragupta too conquered western Malwa and Gujarat. ठीक है, अब क्या होता है कि सेंट्रल इंडिया में जब वाकाटक्स थे, ठीक है, जो वाकाटक्स थे वो अल्टीमेटली तो चंद्रगुप्त के पास आ गए. आपको पता है कि गुप्ता एम्पायर कहां था, गंगा यमुना रीजन में था. ठीक है, जो एम्पायर था वो कहेंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार में था, लेकिन यहां पर सेंट्रल इंडिया में कौन थे, वाकाटक्स थे. और इनके थ्रू होते हुए ये कहां जाता है, तो कहेंगे मालवा, जो राजस्थान का पार्ट है, मध्य प्रदेश का पार्ट है, और फिर गुजरात. तो इतना बड़ा एम्पायर जो है वो अपना खड़ा करता है, which had been under the rule of the Shaks for about 4 centuries by that time. The conquest of this conquest gave Chandragupta the western sea coast, famous for trade and commerce. आपको पता ही है कि पूरे भारत में अगर कोई ऐसा राज्य हो, ठीक है, प्रेजेंटली आज के जमाने में अगर कोई ऐसा राज्य हो जिसके पास लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन हो, सबसे लंबा समुद्री किनारा हो, तो वो कौन है, तो वो है कहेंगे कि गुजरात. ठीक है, तो चंद्रगुप्त के पास क्या आ गया, एक तरीके से गुजरात हाथ में आ गया, गुजरात की कोस्ट लाइन हाथ में आ गई, जहां से वो क्या कर सकता था, अब इंटरनेशनल ट्रेड कर सकता था. ठीक है, राइट. This contributed to the prosperity of Malwa and its chief city Ujjain.
उज्जैन seems to have been made the second capital by चंद्रगुप्त II. ओके, और आपको पता ही है कि उज्जैन अशोक के समय से ही बहुत इंपॉर्टेंट सिटी रहा है, राइट? तो चंद्रगुप्त II की जो सेकंड कैपिटल थी पाटलिपुत्र के बाद, वो कौन सी थी? उज्जैनी थी या उज्जैन थी. The exploits of king called Chandra are glorified in an iron pillar inscribed fixed near कुतुब मीनार. आपको पता है आयरन पिलर क्या है? ये आयरन पिलर ऑफ मेहरौली है, ठीक है, जो कुतुब मीनार जो है ना, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था जो, ठीक है, राइट. तो कुतुबुद्दीन ऐबक का कुतुब मीनार जो है, ठीक है, राइट, तो उसके ही टेरिटरी में, मतलब उसके ही बाउंड्री में, कुतुब मीनार के पास ही आयरन पिलर ऑफ मेहरौली है, ठीक है. इसको मैंने कहीं ना कहीं इंक्लूड तो किया है, शायद ध्यान नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने इसको इंक्लूड किया है यहां पर फोटोज में. आप देख सकते हैं, ये रहा, ये जो है वो है आयरन पिलर, ठीक है. देखो कुतुब मीनार है और कुतुब मीनार के पहले ये आयरन पिलर आपको जो दिख रहा है, इसी की बात हो रही है कि आयरन पिलर में जो इंस्क्रिप्शंस, यहां पर इंस्क्रिप्शंस बहुत सारे लिखे गए हैं और ये इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है अबाउट द सेम, ठीक है, राइट. चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद. Okay, if Chandra is considered to be identical with Chandragupta II, it will appear that he established Gupta authority in northwest India and in a good portion of Bengal. अब क्या बोला है कि वही चंद्र जो उस आयरन पिलर में चंद्र का नाम लिया है, अगर इसी चंद्र को हम कंसिडर करते हैं हमारे हिसाब से चंद्रगुप्त II को, तो हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि चंद्रगुप्त II ने भारत के उत्तर दक्षिण या कहेंगे कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, यहां पर, ठीक है, दक्षिण इज साउथ, सो उत्तर पश्चिम जो राज्य था यहां पर, तो यहां पर अपना एस्टैब्लिशमेंट किया है और बंगाल में भी अपना जो एम्पायर है उसको एक्सपैंड किया है, ठीक है. अब देखिए क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, ये याद रखिएगा. चंद्रगुप्त II अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ विक्रम आदित्य, याद रखिएगा, ठीक है, राइट. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कहीं पर मार्क कर लीजिएगा कि विक्रम आदित्य की उपाधि, जो टाइटल है, वो किस गुप्त राजा ने ली थी? गुप्ता राजा कौन से थे? तो कहेंगे चंद्रगुप्त II. इन्होंने विक्रम आदित्य की उपाधि या टाइटल जो है वो लिया था, which had been first used by an Ujjain ruler in 58 BC as a mark of victory over the Shaks, ठीक है, या Sakals. The court of Chandragupta II at Ujjain was adorned by numerous scholars including कालिदास एंड अमरसिंह या अमरसिम्हा, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उज्जैन में जो हम देखते हैं तो वहां पर उसका जो कोर्ट था, उसका जो राज दरबार था, उसमें दो ग्रेट स्कॉलर्स थे. एक थे कालिदास, आई होप आपको पता है कालिदास, है ना, ठीक है. सेकंड कौन थे? अमरसिम्हा, ठीक है. ये सब आपकी बुक में नहीं लिखा होगा, ये सब एक्स्ट्रा है, थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा इसके बारे में. It was in Chandragupta's time that the Chinese pilgrim फाहेन, याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इसमें से कि कौन सा चाइनीज कहेंगे कि ट्रैवलर था जिन्होंने गुप्ता पीरियड में विजिट किया था, ठीक है, तो कहेंगे फाहेन. ओके, फिर उसके बाद इत्सिंग भी आते हैं, पर यहां पर नहीं लिखा है इत्सिंग, तो हम फाहेन के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो फाहेन जब यहां पर आते हैं भारत में 399 से 414 तक, ठीक है, विजिटेड इंडिया एंड रोट एन इलाबोरेट अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल. जो भारत के जो लोग थे उस समय पर, उसके बारे में वो लिखते हैं, ठीक है. अब यहां पर आता है फॉल ऑफ एम्पायर, मतलब अभी तक तो हमने राइज देखा, उसके बाद अब फॉल होगा, मतलब अब खत्म हो रहा है. अब गुप्ता एम्पायर जो है, जो गोल्डन पीरियड कहा जाता है इसको ऑफ इंडिया, ये अब खत्म हो रहा है, फॉल ऑफ एम्पायर, ठीक है. तो देखते हैं
अब क्या होगा, सबसे देखो कभी भी फॉल ऑफ एम्पायर आए ना, सबसे पहला क्या है रीजन होता है, इनकेपेबल रूलर्स, एक रीजन यही होता है। सेकेंड रीजन होता है फॉरेन इन्वेजन्स, बाहरी आक्रमण होते हैं। ठीक है, बाहरी मतलब हो सकता है कि आस पड़ोस के जो राजा है वो आक्रमण कर लेते हैं, उनके रूलर्स जो है बहुत ही इनकेपेबल हो जाते हैं, यही रीजन होता है। और थर्ड रीजन कहेंगे कि कोई ऐसा रीजन नहीं है, लेकिन अगर हड़प्पा से लिया जाए तो भी चेंज इन द क्लाइमेट या जो भी है। ठीक है, जैसे अकबर के समय में अकबर ने क्या किया था, एक सिटी का एस्टैब्लिशमेंट किया था, फतेहपुर सिकरी। ठीक है, आप लोग 8th स्टैंडर्ड में या 7th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे इसको, फतेहपुर सिकरी। तो इसको अबेंडन करना पड़ा, वहां से लोग चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि वहां पर पानी की कमी हो गई, पानी नहीं मिल रहा था, इसलिए फतेहपुर सिकरी को अबेंडन करना पड़ा अकबर के समय में। तो क्या है, एक तरीके से पानी ना मिलना, क्लाइमेट चेंज होना। लेकिन पहले दो रीजंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्या है कि भाई इनकेपेबल रूलर, मौर्यन एम्पायर के, सॉरी गुप्त एम्पायर के जो रूलर्स थे, जो सक्सेसिव रूलर्स थे, वो वीक थे या इनकेपेबल थे, या फिर बाहर से आक्रमण हुआ। ठीक है, तो वही होगा। कोई भी हिस्ट्री में हमेशा यही है, जहां तक मैंने पढ़ाया है बच्चों को या मैं पढ़ते आ रहा हूं जहां तक, तो मैंने सम अप किया है कि दो ही कारण बने हैं और तीसरा कारण क्लाइमेट है। लेकिन वो कभी कभी होता है, जैसे फतेहपुर सिकरी में हो गया, या लेटस से औरंगजेब के समय पे हुआ। ठीक है, राइट, वो 8th स्टैंडर्ड में हम पढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, द सक्सेसर्स ऑफ चंद्रगुप्त टू had to face an invasion by the Huns from Central Asia। आ गया, क्या है, इन्वेजन ही तो आया, फॉरेन इन्वेजन हुआ ना। किसका हुआ यहां पर? हुन्स का, हुनों का आक्रमण हुआ यहां पर। जो हुन कहां पर रहते थे? सेंट्रल एशिया में रहते थे, और वो भारत में आके आक्रमण करते हैं इस समय पर। कब होता है? तो कहेंगे इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 5th सेंचुरी एडी, मतलब 450 और 500 के बीच में यहां पर हुनों का आक्रमण होता है। हुन कौन थे? एक डायनेस्टी था, एक कबीला था जो सेंट्रल एशिया से बिलोंग करता था। ऑल्दो इन द बिगिनिंग द गुप्त किंग स्कंदगुप्त tried effectively to stem the march of the Huns into the India। ठीक है, मतलब स्कंदगुप्त, याद रखिएगा नाम, बहुत सारे नाम है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट राजा को नाम लेंगे। स्कंदगुप्त जो है वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में तो हुनों का आक्रमण को, जो हुन्स थे उनके आक्रमण को अच्छे से रोकते हैं, लेकिन उनके जो सक्सेसर्स आए, जो स्कंदगुप्त के सक्सेसर्स आए, वो बहुत ही वीक थे एंड कुड नॉट कोप विद द हुन इन्वेडर्स हु एक्सेल्ड इन हॉर्समैनशिप एंड हु पॉसिबली यूज्ड स्टिरप्स मेड अप ऑफ मेटल। मतलब क्या है यहाँ पर, भाला तरीके जो होता है, जो घुड़सवार जो यूज करते हैं वो यूज करते थे। तो हुन के पास क्या था, अच्छे से कैवलरी थी या हॉर्समैन थे अच्छे से। ठीक है, जो क्या करते थे, जो इनका मिलिट्री स्ट्रेंथ था, और जो स्कंदगुप्त या उसके आने वाली जो पुश्ते हैं, जो उसके सक्सेसिव रूलर्स थे, वो उनको उनके सामने डट नहीं पाए। दे कुड मूव क्विकली एंड बीइंग एक्सेलेंट आर्चर्स they seem to have attained considerable success not only in Iran but also in India। ठीक है, राइट, मतलब क्या है कि यहां पर भारत का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तब हमें बहुत ही ज्यादा मालूम पड़ता है कि सिर्फ भारत में कहेंगे कि बाहर से आक्रमण नहीं हुआ, मतलब सिर्फ मुगल्स नहीं आक्रमण नहीं किया था, कहेंगे हुन आए थे, शख्स आए थे, कुशान्स आए थे, बहुत सारे लोग बाहर से ही आक्रमण करते हैं। ठीक है, राइट, और आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है बाय 485 द हुन्स ऑक्युपाइड ईस्टर्न मालवा एंड अ गुड पोर्शन ऑफ सेंट्रल इंडिया वेयर देयर इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड। अब क्या होगा, जब राजा बदलेगा तो क्या करेंगे, तो नए इंस्क्रिप्शन लगवाएंगे, पुराने तो रखेंगे ही रखेंगे, अब नए इंस्क्रिप्शन लगवाएंगे, और यही नए इंस्क्रिप्शंस हमारे लिए क्या है, सोने के हिसाब से साबित होता है, क्योंकि यही इंस्क्रिप्शन से हम लोग हिस्ट्री को जानते हैं। अगर ये हुन जाके यहां पर इंस्क्रिप्शन नहीं लिखवाते तो हमें शायद पता भी नहीं चलता कि भाई हुन जो है सेंट्रल एशिया से आए थे, वो ईरान में भी राज करते थे और भारत में भी राज करते थे। ठीक है, राइट, the intermediate regions such as Punjab and Rajasthan also passed under their possession। और धीरे धीरे क्या हुआ, गुप्त एम्पायर डिक्लाइन होने लगा। अभी हमने क्या पढ़ा था कि समुद्रगुप्त है या चंद्रगुप्त टू है, इसके जमाने में मालवा, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, राइट, गुजरात, ये सब कैप्चर किया था। सेंट्रल जो वाकाटक किंग वाला जो
एरिया है सेंट्रल इंडिया वाला, ठीक है, वो सब कैप्चर किया था। लेकिन जब हुनों का आक्रमण होता है, ठीक है, चंद्रगुप्त के बाद स्कंदगुप्त या उसके सक्सेसिव रूलर्स, तो हुन जो है ये सारे पार्ट्स में क्या करते हैं, अपना एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है। दिस मस्ट हैव drastically reduced the extent of the Gupta Empire at the beginning of the 6th century, although the Hun power was soon overthrown by Yashodharman of Malwa. The Malwa prince successfully challenged the authority of the Guptas and set up in 532 the Pillars of Victory, commemorating his conquest of almost whole of the North India. ठीक है, अब क्या होता है, अब यहां पर जब हम देखते हैं कि हुन्स जो है, जो हुन है या हुन्स जो है, ये अपना एस्टैब्लिशमेंट करने जाते हैं यहां पर, लेकिन इनकी अथॉरिटी को चैलेंज कौन करता है, एक मालवा का राजा जिसका नाम था यशोधर्मन, ठीक है। और ये अल्टीमेटली क्या करता है, हुनों को तो यहां से भगाता ही है, लेकिन साथ ही साथ गुप्तास की जो डायनेस्टी थी वो भी कहीं ना कहीं उनको भी चैलेंज करता है, ओके। और गुप्ता डायनेस्टी छोटे एरिया में आके सिमट जाता है। ये हमें कैसे मालूम पड़ता है, तो कहेंगे यशोधर्मन क्या करता है, अपनी विजय गाथा, अपनी विक्ट्री के को सेलिब्रेट करने के लिए, कमेमोरेट करने के लिए क्या करता है, पिलर्स लगवाता है। अब सोचिए ये सब कहां से शुरू हुआ, पिलर्स इंस्क्रिप्शंस कहां से शुरू हुआ, हम देखते हैं अशोक के समय पे। अशोक क्या करता है, अशोक शिला लेख है ना, ठीक है, पत्थरों पर अपना इंस्क्रिप्शन लिखवाता है, आयरन पिलर पे अपना इंस्क्रिप्शन लिखवाता है, मतलब पिलर्स और रॉक एडिक्ट। तो उसके आने वाले जितने भी भारत में जितने भी राज्य बने, जितने भी डायनेस्टीज बने, ये भी सब यही फॉलो करते हैं, अपनी विजय गाथा जो है वो लिखवाते हैं, ठीक है, अलग अलग पिलर्स पे या अलग अलग टैबलेट्स पे, स्टोन टैबलेट्स पे उस समय पे, ठीक है। ऑल्दो, अब देखो यहां पर ध्यान रखिएगा, although Yashodharman's rule was short-lived, it must have given a severe blow to the Gupta Empire. ठीक है, the Gupta Empire was further undermined by the rise of the feudatory. feudatory का मतलब होता है सामंत, ठीक है, जो सामंत लोग हैं, मतलब जो किंग के ऑफिशियल्स है, ठीक है, फ्यूडल्स कहते हैं इनको, ठीक है, राइट। तो फ्यूडल्स जो है, राइट, जो जमीन पे कब्जा करके रखते हैं, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, तो क्या है कि यहां पर देखते हैं कि गुप्त एम्पायर जो है फर्दर वो अंडरमाइन हुआ, मतलब फर्दर डिक्लाइन हुआ, क्यों, बाय द राइज ऑफ द फ्यूडेटरीज, जो सामंत है, ठीक है, उनके हिसाब से वो हुआ। अब देखिए क्या लिखा है, द गवर्नर्स अपॉइंटेड बाय द गुप्त किंग्स इन नॉर्थ बंगाल एंड देयर फ्यूडिटरीज इन समतट या साउथ ईस्ट बंगाल टेंडेड टू बिकम इंडिपेंडेंट। द लेटर गुप्तास ऑफ मगध एस्टैब्लिश्ड देयर पावर इन बिहार, ओके, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट, तो आप यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, हुन आए थे, शक आए थे, मालवा का राजा आया, और ये सब चीजें यहां पर होती है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, लिखा है कि द लेटर गुप्तास ऑफ मगध established their power in Bihar. Alongside them, the Mokharis rose to power in Bihar and Uttar Pradesh and had their capital at Kannauj. अब सोचिए, अब दूसरे डायनेस्टी का नाम यहां पर लिया है वो है मॉकरीज, ठीक है। तो ये लोग भी क्या करते हैं, अपना पावर एस्टैब्लिश करते हैं इन द यूपी एंड बिहार, ओके, ठीक है, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद, नेक्स्ट जो है, इट सीम्स दैट बाय 550 बिहार एंड उत्तर प्रदेश हैड पास्ड आउट ऑफ द गुप्ता हैंड्स। समझ में आया, मतलब जो इनका गढ़ हुआ करता था, जो उनका सेंटर हुआ करता था, हॉटस्पॉट हुआ करता था गुप्त एम्पायर का, अब वो उनके हाथ से निकल गया था। By the beginning of the 6th century, we find independent princes issuing land grants in their own rights in the northern Madhya Pradesh. ठीक है, although they use Gupt era in dating their charters. ठीक है, अब मैंने आपको बताया था विक्रम संवत के बारे में किसी ने कुछ जानकारी ली है, नहीं ली होगी, आई एम गारंटीड अबाउट दैट, ठीक है।
राइट, इसके प्रति तरफ लिया होगा गुप्त एम्पायर के बारे में। आप जो भी बोल रहे हैं मुझे नहीं सुनाई देगा यक्षराज, आप कमेंट करिए तो ही मुझे सुनाई देगा। ओके चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं इसके बाद। फिर भी आज मैं चाहूंगा कि आप लोग होमवर्क करके आइए अच्छे से, जो भी मैं होमवर्क देता हूं वो। अब देखो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, द रूलर्स ऑफ वल्लभी एस्टैब्लिश्ड देयर अथॉरिटी इन गुजरात एंड वेस्टर्न मालवा। अब सोचिए कि यहां पर क्या हो रहा है कि जो भारत का जो राज्य है, जो एक समय पे गुप्त एम्पायर के पास था, जो यहां पर इनका हॉटस्पॉट हुआ करता था, इनका गढ़ हुआ करता था, ये भी मौखरीज लेके जाते हैं। ठीक है, यहां पर गुजरात है, वल्लभी कहा जाता था उस समय पे, तो गुजरात है, मालवा है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है, मध्य प्रदेश राजस्थान वाला एरिया, तो यहां पर कौन लेके जाते हैं, तो कहेंगे कि जो वल्लभी के जो रूलर्स है वो लोग लेके जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है आफ्टर द रेन ऑफ स्कंदगुप्त, दैट इज अराउंड अबाउट 467 AD, hardly any Gupta coin or inscription has been found in western Malwa and Saurashtra। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब हम इस डेट पे आते हैं तो हमें कोई गुप्ता कॉइन या उनके इंस्क्रिप्शंस नहीं मिलते। इसका मतलब पक्का है कि यहां पर गुप्त एम्पायर का राज नहीं चलता था। ठीक है, राइट, कहां पर, गुजरात में, वेस्टर्न मालवा में, या कहेंगे सौराष्ट्र में, राइट। The loss of Western India, which seems to have been complete by the end of the 5th century, must have deprived the Guptas of the rich revenues from the trade and commerce and crippled them economically। याद रखिएगा, ठीक है। क्या लिखा है, बोला है कि जो वेस्टर्न इंडिया जो है, अभी मैंने बताया ना गुजरात के बारे में, जब ये चीज, जब कोस्ट लाइन इनके हाथ में लगी, ठीक है, थ्रू द एमपी रीजन जो है, वाकाटक के थ्रू से, जब ये प्रभावती के थ्रू से यहां पर इनको ट्रेड मिल रहा था, अब जब गुजरात इनके हाथ से चले जाएगा तो पक्का है कि इनकी इकोनॉमी पे ज्यादा असर पड़ेगा और ये लोग इकोनॉमिकली बहुत ही लो हो जाएंगे, मतलब बहुत ही गरीब हो जाएंगे एक तरीके से, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है द प्रिंसेस ऑफ थानेश्वर established their power in Haryana and gradually moved to Kannauj। ठीक है, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी कन्नौज, राइट। तो ये क्या है कि अगेन उत्तर प्रदेश में ही कन्नौज है, तो हरियाणा यहां पर जो है इनका रूल एस्टेब्लिश हुआ। मतलब गुप्त एम्पायर को चारों तरफ से कहीं ना कहीं जो है क्या किया कि घेर लिया गया था, और उनके कहेंगे कि जो सक्सेसिव रूलर्स थे, ठीक है, वो बहुत ही वीक थे। ओके चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट जो है, Gupta state may have found it difficult to maintain a large professional army on the account of growing practice of land grants for the religious and other purposes, which was bound to reduce their revenues। और यहाँ पर economically ये लोग बहुत weak हो चुके थे। Their income may have further been affected by the decline of foreign trade। सही है, तो यहाँ पर और एक हमें मिलता है, that is economic एस्पेक्ट्स, जो क्या करता है गुप्त के डिक्लाइन में, ये भी एक फेवरेबल फैक्टर रहा होगा। क्यों, क्योंकि इनके समय पे इनके हाथ से कोस्ट लाइन चले जाता है, जो क्या करता है, जो ट्रेड में भारी गिरावट लाता है। फिर कुछ लोकल प्रिंसेस क्या करते हैं, लैंड ग्रांट कर देते हैं, ठीक है, तो यहां से इनका रेवेन्यू कम हो गया, तो इकोनॉमिकली ये लोग बहुत वीक हो जाते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, द माइग्रेशन ऑफ अ गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स फ्रॉम गुजरात टू मालवा इन AD 473 and their adoption of non-productive professions show that there was not much demand for the cloth produced by them। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, अगेन गिल्ड मतलब क्या होता है, गिल्ड का मतलब है ग्रुप ऑफ आर्टिसंस, जो कारीगर होते हैं ना उसको गिल्ड कहते हैं। तो ग्रुप है वो क्या करता है, गुजरात से कहां अपना माइग्रेशन करता है, मालवा कर देता है। और क्यों करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक जगह से दूसरी जगह जब जाएंगे क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर उनके चीज की डिमांड कम हो गई होगी, और ये लोग क्या थे, ये लोग सिल्क वीवर्स थे। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी कहीं ना कहीं ट्रेड खत्म हो जाता है। ठीक है, राइट, द एडवांटेजेस फ्रॉम गुजरात ट्रेड ग्रेजुअली disappeared after the middle of the 5th century। the Gupta king
made desperate attempts to maintain their gold currency by reducing the content of pure gold in it, है ना। क्या बोला, बोले अब फाइनेंस कैसे संभाले, तो एक काम करो, जो कॉइन आप बनाते हो उसमें गोल्ड का जो परसेंटेज है अब वो कम कर दो। क्यों, आप सोचो क्यों इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता होगा, क्योंकि सोने के सिक्के मिंट करना वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। सोना जो आज इतना इंपॉर्टेंट है, सोचो उसके सिक्के छपवाना, उसको मिंट करना, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहां पर गोल्ड का परसेंटेज कम कर दिया, बोले भाई फाइनेंस बहुत कम पड़ रहा है, बहुत ही डेस्परेट अटेम्प्ट किया लेकिन कुछ काम नहीं आया, ठीक है, राइट। बट दिस प्रूव्ड ऑफ नो अवेल, although the rule of imperial Guptas lingered till the middle of the 6th century AD, the imperial glory had ended a century earlier, ठीक है, राइट। तो ये था डिक्लाइन के बारे में, किस तरीके से डिक्लाइन होता है। अब यहां पर क्या है, सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, मतलब ये लोग अपना राज्य, ठीक है, अपना जो राज है वो किस तरीके से एडमिनिस्टर करते थे, किस तरीके से ये लोग हैंडल करते थे इतना बड़ा स्टेट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, वो हम देखते हैं, राइट। यहां पर मौर्य से कंपेयर किया गया है गुप्तास को, क्या लिखा है, इन कॉन्ट्रास्ट टू मौर्यास, जब मौर्य से हम कंपेयर करते हैं, गुप्त किंग्स क्या थे, एकदम पॉम्पस थे। व्हाट डू मीन बाय पॉम्पस, पॉम्पस का मतलब क्या होता है, पता है बेटा पॉम्पस का मतलब क्या होता है, नहीं पता, पॉम्पस, कम ऑन, नहीं पता। पॉम्पस का मतलब होता है अपनी बढ़ाई करना, एकदम फ्लॉन्ट करना, ठीक है, अपने आप से ही अपने आप को ऊपर दिखाना, उसको कहते हैं पॉम्पस, ठीक है। पॉम्पस का मतलब होता है कि बहुत ईगो दिखाना एक तरीके से, काइंड ऑफ, ठीक है। हालांकि आप लिटरल मीनिंग देख लीजिएगा, लेकिन इसका मतलब यही होता है कि ईगो दिखाना या अपना बड़प्पन दिखाना, अपने आप को महान बताना, उसको कहते हैं पॉम्पस, ठीक है। सो यहां पर क्या है, गुप्त किंग जो है एकदम पॉम्पस तरीके से टाइटल्स अपनाते थे। टाइटल्स कैसे थे, परमेश्वर, महाराज अधिराज, विक्रमादित्य, ठीक है, परम भट्ट, अरख, इस तरीके से बहुत सारे टाइटल्स अपनाते थे। क्या लिखा है, दिस सिग्निफाइज दैट दे रूल्ड ओवर लेसर किंग्स इन देयर एम्पायर, सही बात है। और देखिए जब कोई राजा उपाधि लेगा, जब कोई राजा टाइटल लेगा, मतलब क्या है कि वो बाकी लोगों से ऊपर है। विक्रमादित्य का टाइटल लिया, फिर किसका लिया, परमेश्वर का टाइटल लिया, महाराज अधिराज, तो महाराज अधिराजों के महाराज, ठीक है, राइट। समझ में आया, तो क्या है, महाराजाओं के महाराज, महाराज अधिराज, तो ये सब क्या है, ये सब टाइटल्स है जो दूसरे किंग्स से अपने आप को ऊपर रखना है, राइट, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है किंगशिप वॉज हेरिडिटरी, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये तो था ही था, लेकिन बट रॉयल पावर वॉज लिमिटेड बाय द एब्सेंस ऑफ अ फर्म प्रैक्टिस ऑफ प्राइमोजेनिटर। क्या होता है प्राइमोजेनिटर, कोई बता सकता है, प्राइमोजेनिटर का मतलब क्या, नहीं पता होगा किसी को, गारंटीड है, लिखिए जरा प्राइमोजेनिटर का मतलब लिखिए। प्राइमोजेनिटर का मतलब लिखिए कि एक तरीके से मैंने कहा ना यहां पर कि हाँ हाँ बेटा, अभी तुम्हारा सुई उस पर अटका हुआ है, बाद में देखेंगे अभी, ठीक है, कैलेंडर ही है, ओके। प्राइमोजेनिटर का मतलब लिखिए, देखो प्राइम, प्राइम का मतलब क्या, इंपॉर्टेंट, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, इंपॉर्टेंट। जेनिटो, जेनिटर का मतलब क्या, कहीं ना कहीं जेनेटिक्स से रिलेटेड है, मतलब कि पहला बच्चा, फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड जो है उसको कहते हैं प्राइमोजेनिटर। तो क्या होता है कि यहां पर ये एब्सेंस था कि भाई जो पहला बड़ा बेटा है वही राजा बनेगा, ऐसा, ठीक है, तो ये एब्सेंट था। द थ्रोन डिड नॉट ऑलवेज गो टू द एल्डेस्ट सन, नहीं, ठीक है, एल्डेस्ट सन के पास जाता, वो नहीं होता ऐसा। दिस क्रिएटेड अनसर्टेनिटीज ऑफ विच द चीफ एंड हाई ऑफिशियल्स कुड टेक एडवांटेज। द गुप्ताज मेड magnificent gifts to the Brahmins, who expressed their gratitude by comparing the king to different gods. He
was looked upon as Vishnu, the protector and the preserver. ठीक है, मतलब सोचिए कि ब्राह्मणों को जब पैसा दान दिया जाता तो ब्राह्मण क्या बोलते कि आपका जो होदा है, जो पोजीशन है, वो भगवान के कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट है, राइट? ठीक है, तो उसको कंपेयर किया जाता कैसे? विष्णु द प्रोटेक्टर एंड द प्रिजर्वर, द गॉडेस लक्ष्मी is represented invariably on the other side of coins as the wife of Vishnu. तो अपने यहां पर अगर हम देखें तो इनके कॉइन्स में कहीं ना कहीं जो गॉडेसेस है, ठीक है, जैसे लक्ष्मी है, तो उनके कॉइन में इनको भी इंक्लूड किया जाता था, ठीक है। द numerical strength of the Gupta army is not known. Evidently, the king maintained a standing army which was supplemented by the forces occasionally supplied by the feudatories. ठीक है, मतलब क्या है? किंग अपने राज्य में तो एक बड़ी सी स्टैंडिंग आर्मी हमेशा रखता, क्योंकि यहां पर कैपिटल को तो हमेशा ही प्रोटेक्ट करना ही है, राइट? लेकिन कहा है कि दूसरे जो सप्लीमेंट आर्मीज थी वो कौन प्रोवाइड करते? ये सामंत प्रोवाइड करते, जो ऑफिशियल्स होते इनके समय पे। Chariots receded in the background and cavalry came into the forefront. Horse archery became prominent in the military tactics. Okay, तो मिलिट्री के बारे में भी थोड़ा बहुत यहां पर हमें जानकारी मिलती है। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि चैरियट्स जो थे, जो रथ जो थे, वो हमेशा पीछे रहते, आगे क्या रहते? कैवेलरी होती। कैवेलरी मतलब घुड़सवार होते, और कैवेलरी में सब आर्चर्स होते। आर्चर्स मतलब कौन? तो कहेंगे बो एंड एरो वाले, जो है धनुष बाण वाले जो सोल्जर्स है, वो लोग आगे रहते, और आर्चर्स का ही मेन योगदान होता। कहेंगे कि मिलिट्री टैक्टिक्स में, टैक्टिक्स मतलब क्या है? ऑल द सॉर्ट ऑफ टेक्निक्स दैट आर अप्लाइड ऑन द बैटलफील्ड इज नोन एज टैक्टिक्स, ठीक है। In the Gupta period, land taxes increased in number and those on trade and commerce decreased. Probably the king collected taxes varying from 1/4 to 1/6 of the total produce. मतलब आज भी कहेंगे लैंड टैक्स पे ज्यादा निर्भर है, ठीक है। मतलब उस समय पे मौर्यास भी निर्भर थे, सारे जो राजा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं फार्मर्स के ऊपर जो प्रोड्यूस होता उसका 1/6, 1/10 या लेटर से 1/4 लेते, ओके, राइट। और कॉमर्स और ट्रेड से इतना कुछ नहीं मिलता। इन एडिशन टू दिस, whenever the royal army passed through a countryside, the local people had to feed it. ठीक है, मतलब और एक बर्डन है, क्या है कि अगर कोई आर्मी है, कोई विलेज से पास हो रही है, इनकी जो रॉयल आर्मी है ये बैटल करने जा रही है, और कहीं पर क्या कर रही है? कहीं पर ये रुक रही है, ठीक है, आज रात यहीं डेरा डालते हैं, तो आसपास से जो लोकल विलेजेस थे उनके ऊपर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती कि पूरी रॉयल आर्मी का खाना जो है ये लोग तैयार करें, ये लोग प्रबंध करें, ठीक है, राइट। अब आगे देखते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट है, क्या लिखा है? द पीजेंट्स हैड टू सप्लाई animals, food grains, furniture, etc. for the maintenance of royal officers on the duty in the rural areas. In central and western India, the villagers were also subjected to forced labor called vishti for serving the royal army and officials. मतलब कहीं ना कहीं गुप्त एज में भी ये सब चीजें होती थी कि विलेज के लोगों को कहीं ना कहीं अपनी आर्मी को सर्व करने के लिए खाना प्रदान करना पड़ता, फूड ग्रेन्स, एनिमल्स, फर्नीचर्स ये भी प्रदान करने पड़ते, और आर्मी का जो छावनी, छावनी समझते हैं ना, जो टेंट वगैरह बनवाना है या जो भी है, क्योंकि वो वहां पर रुकेंगे, तो ये सब चीजें कौन हमें मुहैया करवाएगा? रॉयल आर्मी को कहेंगे लोकल विलेजर्स ही मुहैया कराएंगे, और ये फोर्स लेबर के तरीके से हो सकता था, जिसको हम विष्टि कहते हैं, राइट। अब आते हैं जुडिशियल सिस्टम पे। अब जुडिशियल सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके समय पे, ठीक है, मतलब उस समय पे क्राइम तो होगा ही ना, ठीक है। अब देखो ये सब चीजें मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे हिस्ट्री के हिसाब से, ठीक है, कि कैसा राजा कैसा अपना एडमिनिस्ट्रेशन करता था, राइट। इसीलिए गुप्त एज को ज्यादा गोल्डन एम्पायर कहा जाता है, क्योंकि वो सबसे अलग था, ठीक है, राइट। तो इसीलिए मैंने इस पे ज्यादा एम्फेसाइज किया है, और ये सब मैंने इंक्लूड किया है, ओके। क्या लिखा है? द जुडिशियल सिस्टम वॉज फार मोर डेवलप्ड
अंडर दी गुप्तास देन इन द अर्लियर टाइम। सोचिए क्या लिखा है, अर्लियर टाइम से ज्यादा तो गुप्तास के समय पे जुडिशियल सिस्टम मतलब क्या, जो न्याय व्यवस्था है, ठीक है, जो न्याय व्यवस्था है ना, न्याय मतलब क्या, अगेन क्या होता है न्याय का मतलब, कोई बताएगा न्याय का मतलब क्या होता है? इंसाफ। जस्टिस। जस्टिस। यस, जस्टिस, बहुत बढ़िया। तो जस्टिस सिस्टम, तो जब जस्टिस सिस्टम कब आएगा, जब वहां पर क्राइम होगा, ठीक है, तो क्राइम होगा तो न्याय भी दिया जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है, गुप्तास के समय पे जो जुडिशियल सिस्टम था वो बहुत ही डेवलप था। सेवरल लॉ बुक्स वर कंपाइल्ड इन दिस पीरियड। सोचिए मतलब यहां पर क्या है, जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन पिनल कोड है, तो वैसे ही कहीं ना कहीं लॉ बुक्स भी होती थी। For the first time, the civil and criminal law were clearly defined and demarcated. पहली बार हुआ था कि जो घरेलू मामले हैं, जो सिविल सिस्टम है या सिविल लॉ है, वो अलग किया गया, और जो क्राइम वाले हैं, ठीक है, वो मामले को अलग किया गया। दोनों को अच्छे से डिफाइन किया गया, भाई ये जो है क्राइम में आता है या सिविल में आता है, ठीक है। तो एक डिमार्केशन भी किया गया, डेफिनेशन भी दिया गया। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है थेफ्ट, थेफ्ट का मतलब चोरी, और चकारी कह सकते हैं एडल्ट्री, केम अंडर क्रिमिनल लॉस। डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी केम अंडर सिविल लॉ। सही है, उस समय पे भी डिस्प्यूट होता होगा, भाई भाई के बीच में झगड़ा होता होगा प्रॉपर्टी को लेकर, जगह को लेकर, लैंड को लेकर, तो वो सब चीजें किस में डाली गई, सिविल में डाली गई। इलेबोरेट लॉज वर लेड डाउन अबाउट इनहेरिटेंस, ठीक है। अब क्या है, पुश्तैनी जो जायदाद है उसके किसको दिया जाएगा, ठीक है, उसके लिए भी अच्छे से इलैबोरेट लॉज बनाए गए इनहेरिटेंस को लेकर। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल्सो मैनी लॉज कंटिन्यू टू बी बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन वर्नास। आ गया अगेन क्या है, क्लास सिस्टम। बोला कि इस समय पे जितने भी लॉ बने वो अलग अलग वर्ण को लेकर बने, क्लास के हिसाब से बने। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द किंग to uphold the law. The king tried cases with the help of ब्राह्मण priest। आ गया, ठीक है। अगेन क्या है कि किंग को जो जुडिशियल मैटर्स में हेल्प करते वो कौन होते, ब्राह्मण प्रीस्ट ही होते, कि भाई इसके हिसाब से ये सजा दी जाएगी, इसका क्राइम है ये तो ये सजा दी जाएगी, वो किंग को एडवाइस करते, ठीक है। The guilds, the groups of artisans, merchants, and others were governed by their own laws. Seals from Vaishali and from Bhita near Allahabad indicate that these guilds flourished exceedingly well in Gupta times. Okay, ठीक है। अब आपको लगता होगा सर ये इतना सारा कैसे मालूम पड़ता है हमें, कि भाई क्राइम के लिए अलग, इसके लिए अलग, उसके लिए अलग, इनहेरिटेंस, कॉइन, ये सब कहां से मालूम पड़ता है, ठीक है। तो कल ही मैं YouTube पे एक चैनल देख रहा था, दैट इज नैट जियो का, मैंने सब्सक्राइब किया है, और वहां पर जो नाइल रिवर है ना, नाइल रिवर इजिप्ट में, ठीक है, तो वहां पर जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो एक्सकेवेट करते थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट जो एक्सकवेट करते थे ना, एक्सकवेट मालूम है आपको, हड़प्पा कैसे एक्सकवेट हुआ था, वैसे ही। तो नाइल वैली में ममीफाइड, आपको पता है ममीफाइड क्या होता है, ममी, ठीक है, आपकी और मेरी माता नहीं, ये ममी है। सो ममीफाइड क्रोकोडाइल्स मिले। सोचिए क्रोकोडाइल्स को भी ममीफाई किया जाता था, आप समझ रहे। तो ये एक्सकेवेटर्स का काम है, ये हिस्टोरियंस का काम है, ठीक है। जो हिस्टोरियंस है वो क्या करते हैं, फिर अपने वर्क पे, अपने कहेंगे कि साइंस के हिसाब से जाकर फिर वो लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते कि भाई हमें ना ये सब चीजें मिली है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है, ये गिल्ड्स जो है, ठीक है, उनको भी अपना अलग से लॉ मिला था। जैसे कि यहाँ पर देखो सील्स मिलते हैं, वैशाली से मिलते हैं, बीता से मिलते हैं, कहां पर है ये सब, इलाहाबाद के आसपास है, ठीक है, राइट। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि सर इतना सारा कहां से हिस्टोरियंस लिखते हैं। हिस्टोरियंस लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, वेरियस सोर्सेज से लिखते हैं, ठीक है। मैं आपको वो लिंक भेजूंगा, मुझे याद करवाइएगा, मैं लिंक भेजूंगा, आप लोग देखिएगा लिंक, कि किस तरीके से इतने सारे क्रोकोडाइल्स, मतलब तकरीबन 5-10 क्रोकोडाइल्स मिलते हैं, ओके, नाइल वैली से। फाइनली यू आर स्पीकिंग समथिंग बट आई कांट हियर यू। ओके ओके, लक्ष्य ने तो भेज भी दिया, बहुत बढ़िया,
ठीक है लक्ष्य, जब भेज दिया है तो सब लोग देख लीजिएगा और लक्ष्य इसको ग्रुप में भी डाल देना फिर, राइट। तो क्या है कि ये हिस्टोरियंस का काम ही ये है कि सिक्के खोजना या फिर कहेंगे कि कुछ और, मतलब जो भी उनको पुरातात्विक कहेंगे कि एक्सकेवेशंस जो मिलते हैं, जो प्रूफ मिलते हैं, जो प्रमाण मिलते हैं, उसके हिसाब से वो अपनी थियरी डेवलप करते हैं। ठीक है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ऑफिसर्स। ठीक है, राइट। द गुप्त ब्यूरोक्रेसी was not as elaborate as that of the Mauryas. ठीक है, the most important officers in the Gupta Empire were कुमारामात्यस। ठीक है, वहां पर महामात्य होते थे, याद है कुछ? महामात्यस, मौर्यंस में महामात्य कहते थे, तो यहां पर क्या है? कुमारामात्य या कुमारामात्यस। ओके, ठीक है। They were appointed by the king in the home provinces and possibly paid in cash. Since the Guptas were possibly Vaishyas, recruitment was not confined to the upper varnas only. ठीक है, तो यहां पर गुप्तों को क्या कहा गया है कि वैश्य है, या तो आपको पता ही है, स्टार्टिंग में बता दिया था। But several offices came to be combined in the hands of the same person and post became hereditary. This naturally weakened the royal control. The Guptas organized a system of provincial and local administration. जब हम देखते हैं प्रोविंस का मतलब क्या है? बड़े बड़े राज्य, ठीक है, और वो राज्य को और डिवाइड करो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे हम पंचायत करते हैं, ग्राम पंचायत, विलेजेस, इस तरीके से। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू भुक्तीज। ठीक है, अब जरा नाम थोड़ा अजीब है, हंसीएगा मत, लेकिन क्या है, बोला है कि एम्पायर को, पूरे एम्पायर को डिवाइड किया जाता किसमें? भुक्ति में। ठीक है, ईच भुक्ति वॉज प्लेस्ड अंडर अ चार्ज ऑफ उपारिक, और हर एक भुक्ति का जो इंचार्ज था वो कौन था? उपारिक था, राइट। द भुक्तिज वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट नोन एज वैश्यस। अब ये फर्दर जो भुक्तिज है इनको डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता और इनको कहा जाता वैश्यस। ठीक है, और which were placed under the charge of वैश्यपति। ठीक है, तो अब ये वैश्यस का जो हेड था वो कौन था? तो कहेंगे वैश्यपतिस, राइट। इन ईस्टर्न इंडिया वैश्यस वर डिवाइडेड इनटू विथिस। अगेन सोचो, ये वैश्यस को और छोटे पार्ट में डिवाइड किया, किसमें? विथिस में। जैसे इसका अगर कंपैरिजन लूं तो हमारा भारत जो है इसको हमने किसमें डिवाइड किया है? हमने डिवाइड किया है स्टेट्स में। स्टेट्स को फर्दर डिवाइड किया है कहेंगे डिस्ट्रिक्ट्स में। डिस्ट्रिक्ट्स को फर्दर डिवाइड किया है सिटीज में, है ना। तो यहां पर क्या है? भुक्ति है, वैश्य है, और क्या है? विथिस है, राइट। ठीक है, विच अगेन वर डिवाइडेड इनटू विलेजेस। सोचिए इतना सारा कहेंगे कि फेडरल स्ट्रक्चर था ये लोग का, कि छोटे से छोटे गांव को और छोटे में डिवाइड किया गया, जो विथिस कहा जाता, ठीक है, या विलेजेस को कहा जाता, राइट। द विलेज हेडमैन बिकेम मोर इंपॉर्टेंट इन दी गुप्त टाइम्स। ही मैनेज्ड द विलेज अफेयर्स with the assistance of elders, with the administration of the village or a small town, leading local elements were associated. ठीक है, मतलब इन शॉर्ट कि विलेज का जो हेडमैन था, जैसे वहां पर कौन था? सभापति। सभापति था ना? कौन था बेटा वहां पे विलेज का हेडमैन? गृहपति, सभापति, सभासद कौन था विलेज का हेडमैन मौर्यस में? अच्छा, वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके, अरे मेरे आंसर का जवाब तो दो, मेरे क्वेश्चन का जवाब तो दो बेटा। सभापति था। विलेज हेडमैन कौन था? विलेज को क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं। तो ग्राम का हेड कौन था? यस, ठीक है। तो वैसे ही यहां पर भी विलेज के जो हेड थे शायद उनको ग्रामीणी कहा जाता हो, राइट। और यही सबसे चीफ कहेंगे कि ऑफिसर था इनका। नो लैंड ट्रांजैक्शंस कुड बी अफेक्टेड विदाउट देयर कंसेंट। और लैंड जो है परचेज करना, देना, वो विलेज हेडमैन के अलावा कोई नहीं कर पाता था। एक तरीके से तलाटी कह सकते हैं इसको, ठीक है, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं, या मामलतदार भी कह सकते हैं उस समय का, जो लैंड का जो रेवेन्यू है या फिर कहेंगे लैंड का ट्रांजैक्शन है उसको देखकर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद।
In the urban administration, ठीक है, organized professional bodies were given considerable share. The seals from Vaishali show that artisans, merchants, and scribes served on the same corporate body, and in this capacity, they obviously conducted the affairs of the towns. ठीक है, मतलब इन शॉर्ट कहेंगे कि हमें वैशाली से जो मिलता है सील्स, उसके हिसाब से देखते हैं कि आर्टिसंस, मर्चेंट्स, ये सब भी एक तरीके से बहुत ही प्रोफेशनल जॉब करते थे यहाँ पर अर्बन सेंटर्स में. Besides the common organization, artisans, bankers were organized into their own separate guilds. Guilds का मतलब अगेन ग्रुप था, तो इनका एक अलग ग्रुप होता. We hear numerous guilds of artisans, traders, etc. at Bhita and Vaishali. Okay, at Mandsaur in Malwa, silk weaver maintained their old guilds. ठीक है, गिल्ड का मतलब एक कहेंगे कि वो होता है ना यूनियन, यूनियन भी हो सकता है. तो ये क्या है, गिल्ड का मतलब ग्रुप है. तो यहाँ पर सभी लोग अलग अलग जब मजदूर थे तो वो अलग अलग अपना यूनियन बनाते, गिल्ड बनाते, अपना टीम बनाते. एंड एट इंदौर इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुलंदशहर इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ऑयल प्रेसर्स हैड देयर ओन गिल्ड्स. ठीक है, इट सीम्स दैट दिस गिल्ड्स, especially those of merchants, enjoyed certain immunities. Yes, क्योंकि यही merchants पैसा लाते थे, इसलिए उनको कुछ immunity दी जाती. In any case, they could look after the affairs of their own members and punished those who violated the customs and law of the guild. ठीक है, राइट. तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी. अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद. द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्क्राइब्ड अबव applied only to North Bengal, Bihar, Uttar Pradesh and some adjoining areas of Madhya Pradesh, which were ruled directly by the officers appointed by the Gupta king. A major part of the empire was held by feudatory chiefs, many of whom had been subjugated by Samudragupta. ठीक है, राइट. मतलब क्या है यहाँ पर जो भी एरियाज थे मध्य प्रदेश के, या जो भी एरियाज यहाँ पर जो अभी मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन किया, वो सारे के सारे डायरेक्टली रूल करते थे, डायरेक्टली अपॉइंट किए जाते, एडमिनिस्टर किए जाते बाय दी ऑफिसर्स. ओके, और वो ऑफिसर्स या फ्यूडेटरी जो चीफ्स थे वो अपॉइंट कौन करते, तो समुद्रगुप्त करता. द वासल्स, वासल्स का मतलब अगेन क्या है, एक तरीके से फ्यूडेटरीज ही होते हैं, who lived on the fringe of the empire, carried out three obligations. They offered homage to the sovereign by personal attendance at his court, paid tribute to him and presented him their daughters in marriage. ठीक है, मतलब ये वासल्स राजा को क्या करते, सबसे पहला को ट्रिब्यूट देते, के गिफ्ट देते, लाता. तो जैसे कि वो ना वो पिक्चर था हाउसफुल 4, उसमें जो है वो पोटली में पता है ना क्या भर के लाता है, बोले ये लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी है, काइंड ऑफ दैट थिंग. ठीक है, राइट. अक्षय कुमार कोई पोटली लेकर आता है, आपको पता है. यस यस, पिक्चर का नाम लूंगा तो सबको आइडिया आ जाएगा, है ना, राइट. सो क्या है, तो ट्रिब्यूट्स पे की जाते हैं. मतलब एक तरीके से ट्रिब्यूट्स का मतलब क्या है कि अपने यहाँ से, अपने साइड से कोई गिफ्ट लाना. वो हो सकता है सोने का सिक्का हो सकता है वो सोने की पोटली हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है. समझ में आया. तो ये ट्रिब्यूट्स लाते, ठीक है, ये ट्रिब्यूट्स लाते. ओके, और कभी ना कभी कहीं ना कहीं ट्रिब्यूट तो लाते ही, मतलब पर्सनली जाना पड़ता उनके कोर्ट में, उनके राज दरबार में, और फिर अपनी बेटियों का जो हाथ है राजा से शादी करवा देते. It seems that in return for this they obtained charters for ruling in the areas. और इनके बदले उनको क्या दिया जाता, राजा बोलता जाओ ये जागीर तुम्हारी, अब तुम इस पे राज करो, लेकिन तुम मेरे अधीन रहोगे, यू विल अंडर मी, यू विल बी अंडर मी. ठीक है, राइट. तो ये सारी चीजें होती. ओके, ठीक है. अब देखते क्या लिखा है. लिखा है द चार्टर्स मार्क्ड विद रॉयल गरुड़ सील. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जो भी रॉयल ऑर्डर्स होते उसके ऊपर गरुड़, गरुड़ क्या होता है, एक तरीके से वल्चर या बड़ा सा ईगल, उसको हम गरुड़ कहते हैं. तो गरुड़ सील होता, ठीक है, जो इश्यू किया जाता इन वासल्स को. द गुप्तास हैड thus had several tributary princes in Madhya Pradesh and elsewhere.
द सबऑर्डिनेट पोजीशन ऑफ द प्रिंसेस टर्न देम इनटू द फ्यूडल वासल्स। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे यहां से मैं नेक्स्ट लेक्चर में देखता हूं। ठीक है, आपका टाइम अप हो चुका है, यहां से बाकी है द सेकेंड इंपॉर्टेंट फ्यूडल डेवलपमेंट से, और बहुत ही छोटा सा बाकी है डिक्लाइनिंग ट्रेड एंड राइज ऑफ लैंड क्लासेस और सोशल डेवलपमेंट्स, बहुत छोटी मोटी, और बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म, अगेन इसमें भी यही आने वाला है, राइट। और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सिखानी है गुप्त एम्पायर के बारे में। तो ये हफ्ता लगेगा मुझे गुप्त एम्पायर कंप्लीट करने में, और उसके बाद हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत लंबा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए मैंने आपको यहां से बोला है। ठीक है, राइट। अब आपको यहीं पर रहना है, आपका नेक्स्ट क्लास भी यहीं पर ही होगा। ओके।